भाई, आप लोग कई बार पूछते हैं कि एस्ट्रोनॉमी के बारे में थोड़ी सी बातें हम लोगों को बताइए। भारत में एस्ट्रोनॉमी किस तरह से हो रही है, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। भारत में कितने एस्ट्रोनॉमर्स हैं, उनसे हमें मिलवाइए। और कई बार आप लोग ये पूछते हैं कि भैया भारत में एस्ट्रोनॉमी क्यों नहीं हो रही? कई लोग ये पूछते हैं कि हो रही है तो क्यों हो रही है? तो ऐसे कई सारे सवाल जो आप लोगों के होते हैं, वो मैं कलेक्ट कर लेता हूँ और फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं बुलाता हूँ ऐसे लोगों को जो इन सवालों के जवाब देने में सक्षम हैं। तो आज ऐसे ही एक सक्षम व्यक्तित्व को मैंने अपने चैनल पर बुलाया है और मेरा बड़ा सौभाग्य है कि आज वो हमारे साथ यहाँ रोज़ेंडा टॉक्स पर मौजूद हैं। तो डॉक्टर प्रज्वल शास्त्री, जो कि एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट हैं, इंडियन एस्ट्रोफिजिसिस्ट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स में काफ़ी समय तक उन्होंने काम किया है और आज हमारे सवालों के काफ़ी जितने भी हम लोग सवाल पूछेंगे, उनके जवाब जो है वो हम उनसे लेने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर प्रज्वल शास्त्री का। तो आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हाँ, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ और बहुत खुश हूँ इस प्रोग्राम पे आने के लिए। जी, जी, जी। बहुत बहुत समय से हम लोग ये कोशिश कर रहे थे कि ये चीज़ जो है वो मतलब कि प्लान कर रहे थे, बट वही है कि कभी मैं बीमार पड़ जाता हूँ, कभी कुछ चीज़ें हो जाती हैं। लास्ट टाइम जब हमने किया तब हमारे यहाँ शादी का प्रोग्राम चल रहा था यहाँ कॉलोनी में और उसकी आवाज़ की वज़ह से हम लोग रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट कोई नहीं, इट्स बेटर लेट देन नेवर। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहला सवाल मैम, आपसे मेरा ये है कि आपकी रिसर्च जो है वो मल्टी वेवलेंथ में है। मल्टी वेवलेंथ में आप एस्ट्रोनॉमी में रिसर्च करते हैं, आप यूनिवर्स को मल्टीपल वेवलेंथ्स में देखते हैं और सबसे इंटरेस्टिंग जो टॉपिक बहुत सारे जो एस्ट्रोनॉमी एंथुसियास्ट को लगता है, ब्लैक होल्स के बारे में आपका रिसर्च है। तो अपने रिसर्च के बारे में थोड़ी चीज़ें हमें ज़रूर बताएँ। हाँ, तो मैं पहले ब्लैक होल्स के बारे में बताऊंगी, जी। क्योंकि वो समझना थोड़ा थोड़ी ज़रूरी है। तो ब्लैक होल एक ऐसी चीज़ है कि हम मुजमल तरीके से बताएं तो वो ऐसी चीज़ है जिससे कुछ भी बाहर आ नहीं सकता। रोशनी भी नहीं और कुछ नहीं। हुँ, तो ये हम हमारे हाई स्कूल साइंस लेके कुछ समझ सकते हैं कि हम लोग सीखे थे स्कूल में कि पृथ्वी हम पर पृथ्वी के वजह से हम पर गुरुत्वाकर्षण होता है। मतलब मुझ पर, आपके लैपटॉप पर, आपके घर पर वगैरह। तो उसके वजह से यूं ही कूद के हम उड़ नहीं सकते पृथ्वी के बाहर। अगर उड़ना चाहते हैं तो अपना स्पीड बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो जब अभी तो ऐसे ही स्पीड में हम जब कूदेंगे तब वापस जमीन पे गिरेंगे। तो ज्यादा मतलब कितना? तो ये अपने पृथ्वी के वजन पर डिपेंड होता है और हम पृथ्वी के केंद्र से कितने दूर हैं उस पर डिपेंड होता है, ये दोनों चीज पे। तो ऐसा होता है कि पृथ्वी के सरफेस पे हमारा स्पीड 11 किलोमीटर एक सेकेंड में होना चाहिए, मतलब करीब 40,000 किलोमीटर एक घंटे में। तो इसको स्कूल में नाम दिया गया था एस्केप वेलोसिटी। तो ये स्पीड से हम अगर उड़ गए तो पृथ्वी से बाहर निकल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल चांद के ऊपर हम अगर खड़े तो वहां का एस्केप वेलोसिटी सिर्फ 2 किलोमीटर एक सेकेंड में होना चाहिए, या 7,200 किलोमीटर एक घंटे में। तो अब एक थॉट एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो इमेजिन किए कि हम पृथ्वी को थोड़ा दबाएं। तो अगर ऐसे करेंगे तो पृथ्वी का वजन उतना ही रहेगा, लेकिन हम सरफेस पृथ्वी का सरफेस पृथ्वी के केंद्र से थोड़ा और नजदीक आएगा। तो इसका इफेक्ट क्या होता है कि गुरुत्वाकर्षण बढ़ेगा, तो इसके वजह से एस्केप वेलोसिटी भी बढ़ेगा। तो बेसिकली अगर तो डेंसिटी अगर जितना ज़्यादा बढ़ रही है एक पर्टिकुलर, अगर हम लोग वो सिनेरियो लें, तो जिसमें डेंसिटी जितना ज़्यादा बढ़ रही है उसके हिसाब से गुरुत्वाकर्षण भी बढ़ रहा है।
तो मास जितना रिलेवेंस रखता है उतना डेंसिटी भी रखती है। हाँ, डेंसिटी है, लेकिन हम जब कैलकुलेट करते हैं कि एस्केप वेलोसिटी कितना है, हम डेंसिटी के नहीं हम्म। कैलकुलेट करते हैं, हम सिर्फ वजन लेते हैं, सारे के सारे वजन, और वजन के केंद्र से कितने दूर है ये, क्योंकि डेंसिटी रेशियो ऑफ मास टू वॉल्यूम होता है, लेकिन यहाँ पे मास जितना ज्यादा होता है उतना स्पीड, और डिस्टेंस जितना छोटा होता है फोर्स ज्यादा होता है, लेकिन बाय द इनवर्स स्क्वायर, तो नॉट क्यूब बट स्क्वायर। तो हम डेंसिटी को नहीं इस्तेमाल करते ये फॉर्मूला में, हम सिर्फ मास और डिस्टेंस, डिस्टेंस सेंटर से। ये सही बात है कि अगर हम पृथ्वी को छोटे किए तो उसका डेंसिटी भी बढ़ जाएगा, ये सही है जी। ना। तो हम अब ये थॉट एक्सपेरिमेंट को आगे लें और भी दबाएं पृथ्वी को, तो एस्केप वेलोसिटी और भी बढ़ जाएगा। तो सपोज हम इमेजिन करें कि वो इतना है कि एस्केप वेलोसिटी 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में है, तो फिर क्या होगा। हमको मालूम है कि रोशनी की गति 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड करीब है। तो अगर पृथ्वी को हम इतने दबाएं कि इसका एस्केप वेलोसिटी रोशनी की गति है, तो इसका मतलब है कि रोशनी भी एस्केप नहीं हो सकता। तो फिर इसका मतलब है कि कुछ भी नहीं एस्केप हो सकता, क्योंकि रोशनी सबसे फास्टेस्ट चीज है, उससे फास्ट और चीज नहीं है कुछ। तो फिर इसको ब्लैक होल कहा जाएगा। तो ये तो सिर्फ थॉट एक्सपेरिमेंट था, सिर्फ ये समझाने के लिए। लेकिन वास्तव में हम अगर देखें तो ऐसे अ, ऐसे छोटे ब्लैक होल्स कभी भी इसका सबूत नहीं मिला है अभी तक। तो जो हम अगर पृथ्वी को ब्लैक होल बने, मतलब पृथ्वी के वजन लेके उसका हम एक ब्लैक होल बने थॉट एक्सपेरिमेंट में, तो उसका डेंसिटी बहुत बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबली बड़ा। लेकिन वास्तव में ऐसे छोटे ब्लैक होल्स किसी को नहीं मिले हैं, उसके लिए सबूत नहीं मिला है दुनिया के कोई लेबोरेटरीज में। छोटे ब्लैक होल्स के लिए सबूत नहीं है। तो जो ब्लैक होल्स के लिए हमको सबूत मिला है वो सब आसमान में है। तो हम लोग सबसे जो छोटे ब्लैक होल्स हमको मालूम है वो भी कायनात में ही है। और ये छोटे ब्लैक होल्स, हम इनको छोटे कहते हैं, मतलब हमारे जानने में वो छोटे हैं सबसे। ये तो तारों से पैदा हुए थे, पैदा होते हैं। तो सब सारे हमारे सूरज जैसे हैं, उनके अंदर न्यूक्लियर रिएक्शंस होते हैं, इसके वजह वो चमकदार रहते हैं। और जब वो न्यूक्लियर फ्यूल खत्म हो जाता है, तो अपने ही गुरुत्वाकर्षण के वजह से वो कोलैप्स होते हैं। और अगर कोलैप्स होते वक्त उनका वजन काफी है, मतलब हमारे सूरज के एक 5 गुना ज्यादा, तो वो कोलैप्स होने के बाद ब्लैक होल बन जाएंगे। तो ऐसे ब्लैक होल्स हमारे कहकशां में, आकाशगंगा में बहुत सारे हैं। एक 70 के आसपास नंबर का डायरेक्ट सबूत है एस्ट्रोफिजिक्स के पास, और परखना भी हो सकता है। और बताया गया है कि करीब 10 मिलियन ब्लैक होल्स हमारे आकाशगंगा में फैले हुए हैं, और ऐसे ही बाहर के गैलेक्सीज में भी होंगे। लेकिन मेरा खोज जो है वो थोड़े अलग तरीके के ब्लैक होल्स पर है। अलग क्योंकि एक तो ये गैलेक्सीज के केंद्र में रहते हैं, सब गैलेक्सी के सब जगह पे फैले नहीं रहते, केंद्र में रहते हैं। दूसरा ये है कि ये बहुत बड़े हैं, मतलब इनका वजन सूरज से 1 मिलियन गुना
जैसे अपना सेजिटेरियस है। ज्यादा। जी, सैजिटेरियस है, वो एक रीजन है, उसके अंदर एक ब्लैक होल है और उसका वजन 4 मिलियन हम्म। गुना सूरज से ज्यादा है। तो हाँ, तो मेरे रिसर्च के फोकस ये ब्लैक होल्स हैं जो 1 मिलियन गुना सूरज, मतलब सूरज के वजन से 1 मिलियन गुना ज्यादा या उससे भी ज्यादा, 1 अरब गुना भी हो सकते हैं। और उसको ये बहुत ज्यादा, सिर्फ ज्यादा की बात नहीं है, ये तीसरी डिफरेंस है कि इनकी गठन अलग तरीके से होता है, क्योंकि तारों के कोलैप्स के वजह से इतना ज्यादा वजन का ब्लैक होल्स नहीं मिल सकता, तो इनका गठन का तरीका अलग होना चाहिए। और हमारा अंडरस्टैंडिंग अब है कि शायद एक बहुत बहुत बड़ा गैस क्लाउड सिकुड़ के कोलैप्स होके एक ब्लैक होल्स बना, तो इसका वजन एक सूरज से एक 10,000 गुना ज्यादा, और ये बहुत पहले हुआ। और ऐसे बहुत सारे ब्लैक होल्स होके यहाँ वहाँ जाके एक दूसरे से मिलके मर्ज होके लगातार बड़ा बड़ा ब्लैक होल बनते रहे, और उसके इर्द गिर्द में गैलेक्सी भी बनता रहा, तो मतलब तारे वगैरह, तारे, गैस क्लाउड्स एटसेट्रा। तो ये तीन रीजंस के वजह से ये सुपरमैसिव ब्लैक होल जो कहा जाता है, ये हम इसको अलग समझते हैं, अलग स्टेलर ब्लैक होल से अलग। तो मेरा रिसर्च इनके बारे में है, और ये जब गैलेक्सीज के केंद्र रीजन्स में रहते हैं और अगर कुछ पदार्थ इसके नजदीक आता है, तो वो पदार्थ को ऑब्वियसली ये ब्लैक होल अट्रैक्ट करेगा, और ज्यादा से ज्यादा चांसेस है कि ये पदार्थ का वेलोसिटी सीधा ब्लैक होल की ओर नहीं है, कोई कहाँ और दूसरा डायरेक्शन में है। इसलिए ब्लैक होल उसको जब अट्रैक्ट करता है तो वो ऐसे स्पाइरल होके होके ब्लैक होल के नजदीक आ जाता है। ये पदार्थ कुछ भी हो सकता है, तारे हो सकते हैं या गैस क्लाउड्स हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो जब अगर ऐसे हुआ तो क्या होता है कि ये सब चीज एक्सेलरेट हो जाते हैं, बहुत बड़ा एक्सेलरेशन हो जाता है, उससे उसके वजह से गर्म हो जाता है, और फिर उससे रोशनी आना लगता है। तो इसको हम एक्रीशन कहते हैं, मतलब ये ब्लैक होल इज एक्रीटिंग मैटर, तो इसको एक्रीशन कहते हैं। तो हमको ब्लैक होल दिखा नहीं जाएगा क्योंकि वो ब्लैक है, उससे रोशनी भी नहीं आ सकता। लेकिन अगर उसके नजदीक ऐसे पदार्थ आएगा तो वो इर्द गिर्द ऐसे घूम घूम के फिर ब्लैक होल के अंदर जाएगा। तो वो प्रोसेस में वो ऐसे स्पाइरल होते हुए एक्सेलरेट होएगा, गर्म होएगा और चमकदार बनेगा। तो इसलिए हमको वो चीज दिखता है, हम्म। और उसका रूप ऐसा है कि हम कंक्लूड कर सकते हैं कि ये ब्लैक होल है। जी तो मेरा रिसर्च ऐसी चीज पे है। आप मल्टीवेवलेंथ के बारे में पूछा ना? जी जी जी। मल्टी हाँ वेवलेंथ। तो हाँ तो जो कुछ प्रक्रिया आसमान में, कायनात में होते रहते हैं, हम उसको तीन तरीके से जान लेते हैं। तो एक तो उनसे रोशनी, दूसरा उनसे न्यूट्रिनोस, और तीसरा उनसे ग्रेविटेशनल वेव्स। तो ये तीन तरीकों के लिए हमारा इंस्ट्रूमेंटेशन अलग होना चाहिए, क्योंकि उनका डिटेक्शन एक फिजिकल प्रोसेस पे निर्भर होता है। तो इसलिए वो इक्विपमेंट, उसका तरीका, वो उसका फिजिकल प्रोसेस, ये सब अलग अलग रहते हैं। इसमें ग्रेविटेशनल वेव्स का जानना सबसे मॉडर्न है, सबसे नया है। तो अभी अभी उसका आगे बढ़ रहे हैं हम उसमें।
न्यूट्रिनोज का उससे थोड़ा मतलब पहले हुआ था। तो न्यूट्रिनो डिटेक्टर्स आजकल काफ़ी कुछ हैं, काफ़ी साल हो गए। और रोशनी तो कब से हम कर रहे हैं, रोशनी को इस्तेमाल करके आसमान को स्टडी करना, ये तो कब से है, ये प्राचीन काल में भी होता था। लेकिन रोशनी अगर हम लें तो उनका भी अलग तरीका, अलग तरीके की रोशनी होती है। तरीका एक्चुअली कहना सही नहीं है, क्योंकि अलग अलग फ्रीक्वेंसी रेंज जो होता है, तो हम कहते हैं कि रेडियो वेव्स या विजिबल लाइट या एक्सरे, तो इसमें रेडियो वेव्स का फ्रीक्वेंसी सबसे कम है। उसके नेक्स्ट माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसीज है, उसके नेक्स्ट इंफ्रारेड, ये सब हमारे आंखों से नहीं देख पाते हम। फिर विजिबल लाइट है जो हम आंखों से देख सकते हैं। उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी के रोशनी अल्ट्रावायलेट, और उसके ज़्यादा एक्स रेज, और उसके ज़्यादा गामा रेज। तो ये सब फ्रीक्वेंसी रेंज में जो फोटॉन्स आते हैं उनका मटेरियल से इंटरेक्शन करने का तरीका अलग अलग है, क्योंकि इनका एनर्जी अलग अलग है। तो आप एक एक्सरे का एक फोटोन लेंगे तो उसका एनर्जी बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू एक विजिबल लाइट का फोटोन। तो इसलिए मटेरियल के साथ, पदार्थ के साथ उसका इंटरेक्शन अलग तरीके के होता है। तो इसलिए हम अगर उसको जानना चाहते हैं और खोजना चाहते हैं तो अपना इक्विपमेंट अलग अलग तरीके से होना चाहिए। तो अब ये जो सेल फोन में कैमरा रहता है वो उसको, उसका डिटेक्टर को सीसीडी मतलब चार्ज कपल डिवाइस कहा जाता है। वो विजिबल लाइट को सेंसिटिव है, लेकिन वो सीसीडी से हम एक्सरे या रेडियो वेव्स को नहीं डिटेक्ट कर सकते। अगर हम रेडियो वेव्स को डिटेक्ट करना चाहिए तो रेडियो एरियल्स के, मतलब हमारे पुराने रेडियोस जो थे वैसे वैसे इक्विपमेंट होना चाहिए, और वगैरह वगैरह। तो रोशनी का तरीका वैसे बेसिकली अलग नहीं होते, लेकिन उनका एनर्जी अलग अलग होते हैं, इसलिए उसके लिए अलग अलग इक्विपमेंट चाहिए। तो एक्सरे टेलीस्कोप अलग होता है, रेडियो टेलीस्कोप अलग होता है, विजिबल लाइट टेलीस्कोप अलग होता है, उनके डिटेक्टर्स अलग होते हैं, उनको कैसे कलेक्ट करना, रेस को कलेक्ट करना, उसका तरीका भी अलग होता है। तो लेकिन कायनात में जो प्रक्रिया होते हैं उनका, उनके वजह से सब कुछ रोशनी आता है, एक्स रेज भी आते हैं, गैमा रेज भी आते हैं, इंफ्रारेड भी आते हैं, सब आते हैं। तो उनका फिजिक्स समझने के लिए हमको ये सब रोशनी को देखने की जरूरत है। तो फॉर एग्जाम्पल सूरज को देखें तो उसकी रोशनी ज्यादातर वो जितना गर्म है उसके वजह से आता है हमको। तो इसके वजह से ज्यादा से ज्यादा रोशनी ये ग्रीन मतलब वो रीजन में आता है। लेकिन सिरा उसके सरफेस पे काफी कुछ वो सूरज मतलब एक बड़ा बड़ा मैग्नेट है, तो उसके वो मैग्नेट होने के वजह से काफी कुछ रोशनी आते हैं। तो उनको हम विजिबल लाइट में देखें तो इतने अच्छी तरह से हम कभी कभी नहीं देख पाते, उसके लिए हम अलग फ्रीक्वेंसीज में जाना चाहिए। ये ब्लैक होल्स जो हैं और एक्रीटिंग ब्लैक होल जिसके बारे में मैंने पहले बताया, तो उनको समझने के लिए अलग अलग फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल आप अगर इंटरनेट पे आप देखेंगे कि आप सैटर्न को लीजिए, सैटर्न प्लैनेट जो है उसके अराउंड रिंग्स हैं, तो उसका आप विजिबल लाइट में अगर इमेज देखेंगे और रेडियो फ्रीक्वेंसीज में अगर देखेंगे तो सॉर्ट ऑफ उनका आकार सॉर्ट ऑफ एक ही जैसा लगता है। लेकिन आप वैसे ही जुपिटर को देखेंगे तो जुपिटर जो विजिबल लाइट में दिखता है एक प्लैनेट राउंड वगैरह, वो रेडियो में बहुत अलग दिखता है, क्योंकि जुपिटर भी सूरज जैसे एक मैग्नेट है बड़ा वाला। तो मैग्नेट होने के वजह से काफी कुछ चार्ज पार्टिकल्स अट्रैक्ट होते हैं और फिर रेडिएट करते हैं। तो जो रोशनी रेडियो में आता है वो
अलग अलग जगह से आता है जुपिटर का, तो उसका शेप ही अलग लगता है अगर हम रेडियो में देखें। और ये हमको सिर्फ रेडियो में इमेज करने से ही हमको पता चलता है कि ये प्रक्रिया जुपिटर में है। तो इसी कारण से हमको मल्टी फ्रीक्वेंसी स्टडीज की ज़रूरत है, क्योंकि तभी हमको फुल पिक्चर मिलेगा एक चीज़ का, जो भी हो। और एक बात है कि अगर हम उसका रोशनी उसके गर्म होने की वजह से आता है, तो वो एक फ्रीक्वेंसी रेंज में थोड़ा ज़्यादा आता है और बाकी के फ्रीक्वेंसी रेंज में कम आता है। लेकिन ये एक्रीटिंग ब्लैक होल्स जो मैंने बताया उनके बारे में, जो चमकदार होते हैं इसलिए कि चीज़ उनको अट्रैक्ट होके, एक्सेलरेट होके, हीट होके फिर ब्लैक होल के अंदर जाते हैं, वहाँ पे और भी प्रक्रिया होते हैं, क्योंकि ये एक्सेलरेशन बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ब्लैक होल बहुत बड़ा है, उसका ग्रेविटेशन बहुत स्ट्रांग है। तो ये हीटिंग इतना होता है कि वो प्लाज्मा बन जाता है और वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स भी बन जाते हैं। तो इसके वजह से ये प्लाज्मा बाहर निकलता है। सो सब सब जो पदार्थ है वो ब्लैक होल के अंदर नहीं जाता, थोड़ा बहुत बाहर आता है। तो ये सब हमको सिर्फ मल्टी फ्रीक्वेंसी से चीज लेने से हमको पता चलेगा, नहीं तो नहीं पता चलेगा। और ऐसे सिस्टम्स सिर्फ एक फ्रीक्वेंसी रेंज में ज़्यादा रोशनी एमिट करते हैं ऐसे नहीं है, सब फ्रीक्वेंसी रेंज में वो एमिट करते हैं, गैमा रेज में भी और एक्स रेज में भी और विजिबल लाइट में वगैरह, और जी अलग अलग चीज अलग अलग रेंज में। तो इसलिए मल्टी फ्रीक्वेंसी करने की ज़रूरत है। जी जी। और लास्ट टाइम आनंदा होटा सर जो आए थे, उन्होंने रेडियो एस्ट्रोनॉमी में उनकी रिसर्च है उसके बारे में बताया था। अभी आपसे ठीक पहले जयंत मूर्ति सर आए थे, उन्होंने बताया कि किस तरह से अल्ट्रा वायलेट में वो उनका रिसर्च है, और मल्टी वेवलेंथ के बारे में आप अभी आपने बताया। तो यूनिवर्स को स्टडी करने के लिए पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम को जो है वो स्टडी करना काफी जरूरी हो जाता है यहाँ पर। अब बात मैं करना चाहूंगा मैम, 2019 में हम लोगों ने एक फोटो क्लिक करी थी। अब वैसे तो इंस्टाग्राम फेसबुक वगैरह पे तो हम लोग बहुत ज्यादा फोटोज क्लिक करके अपलोड करते रहते हैं, बट वो एक जो पिक्चर थी उसके लिए बहुत ज्यादा मेहनत हुई है। पूरी अर्थ को एक टेलीस्कोप बना दिया गया, पूरी अर्थ को एक कैमरा बना दिया गया, एंड देन उसके बाद उस पिक्चर को क्लिक किया गया, और वो पिक्चर थी एक ब्लैक होल की। तो वो जो एक पिक्चर है जो अभी दर्शकों को दिखाई भी दे रही होगी स्क्रीन पर, उस पिक्चर का महत्व क्या है, उस पिक्चर का जो इम्पोर्टेंस है वो क्या है, और उस पिक्चर के बाद जो है क्या ब्लैक होल साइंस में, मतलब ब्लैक होल को पढ़ने में क्या हमारे रिसर्च में कोई बदलाव आया है, क्या कुछ चीजें जो है उस पिक्चर से हमने सीखी हैं। और एक चीज और मेंशन करना चाहूंगा कि इंटरस्टेलर मूवी में भी कुछ इस तरीके की पिक्चर दिखाई गई थी, तो उस बारे में भी कुछ बात करेंगे। खैर वो नेक्स्ट सेक्शन में करेंगे कि किस तरह से पॉप कल्चर में जो है वो साइंस फिक्शन को दिखाया जाता है। फिलहाल जानना चाहूंगा कि किस तरह से उस पिक्चर ने अभी क्या साइंस को, क्या ब्लैक होल साइंस को चेंज किया है। शायद इंटरस्टेलर के बारे में पहले ही बात करें तो अच्छा रहेगा, बिल्कुल क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल। वो लॉजिकली फॉलो होता है। मैंने जो बताया आपको पहले, जी तो मैंने कहा कि अगर ब्लैक होल के नजदीक कुछ पदार्थ आया तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा और वो पदार्थ ऐसे स्पाइरल होके फिर ब्लैक होल के अंदर जाएगा। तो लेकिन ये जब स्पाइरल होएगा तब एक्सेलरेट होके गर्म होके चमकदार बनेगा। तो ब्लैक होल इटसेल्फ हम देख नहीं सकते, वो ब्लैक इसलिए ब्लैक है, वो उसने कुछ उससे कुछ रोशनी नहीं आ सकता। तो अगर एक ब्लैक होल ऐसे कायनात में घूमते रहे तो हमको उसका कुछ पता नहीं चलेगा।
एक तरीका है उसको डिटेक्ट करने के लिए, वो मैं अगर वक्त है तो बाद में बताऊंगी। लेकिन एक सिंगल ब्लैक होल ऐसे, इफ इट्स फ्लोटिंग इन स्पेस, हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो ब्लैक है, उससे कुछ रोशनी नहीं। लेकिन ये अगर पदार्थ आएगा और ये सब करेगा तो वो पदार्थ हमको दिखेगा। तो इर्द गिर्द जो पदार्थ रहता है वो गर्म होके चमकदार बना हुआ है, वो हमको दिखेगा और उसका शेप वैसे ही रहेगा। तो वो इंटरस्टेलर में जो हमको दिखाई गई वो एग्जैक्टली ये जो मैंने बताया वो प्रक्रिया है। तो ऐसा है कि इंटरस्टेलर में, आई मीन ये हर एक साइंस फिक्शन मूवी में नहीं होता है, लेकिन इंटरस्टेलर में वो लोग काफी मेहनत किए कि हमारे जो भौतिकी अंडरस्टैंडिंग है उसको ठीक तरह समझ के अपने कंप्यूटर कोड को एग्जैक्ट मतलब ऐसे ब्लैक होल में होता है, ये नहीं कह रही हूँ मैं कह रही हूँ कि हमारा बेस्ट अंडरस्टैंडिंग जो है उसको कंप्यूटर में डाल के सिमुलेशन करके वो इंटरस्टेलर के जो हमको तस्वीर दिखाई वो बने हुए हैं। तो ये कंप्यूटर सिमुलेशन बेस्ट सिमुलेशन है, वो एग्जैक्ट है ये कोई नहीं बता सकते, लेकिन हमारे अंडरस्टैंडिंग में वो बेस्ट सिमुलेशन है। बेस्ट थियोरेटिकल अंडरस्टैंडिंग को लेके सब इफेक्ट्स जो हम जानते हैं कि ब्लैक होल के इर्द गिर्द है, मतलब टेम्परेचर या इसका कितना एक्सेलरेशन हो सकता है, और वो एक्सेलरेशन और हीटिंग होने से कैसे मैग्नेटिक फील्ड्स बन जाते हैं और ये सब, तो ये सब इफेक्ट्स को लेके उसको बन गया है। तो वो तरीके से वो बहुत मतलब सिग्निफिकेंट, मतलब मैं ये डिटेक्शन के बारे में नहीं कह रही हूँ, मैं इंटरस्टेलर के ब्लैक होल के बारे में कह रही हूँ कि वो काफी कुछ एग्जैक्ट जी। है। बहुत थोड़ा मॉडिफिकेशन उन्होंने किया, मतलब सिनेमा के लिए वो कलर्स इतना इवोकेटिव कलर्स नहीं आ रहे थे, तो इसलिए उन्होंने कुछ सिनेमा के लिए कुछ मॉडिफाई किया, लेकिन वो अलग से अपने सिमुलेशंस को अलग से पब्लिश किए हुए हैं और एब्सोल्युटली एग्जैक्ट है। तो इंटरस्टेलर के जो ब्लैक होल है गारगांटुआ, वो ऐसे सुपरमैसिव ब्लैक होल है। तो ये जो मैंने बताया कि दो तरीके के ब्लैक होल्स हैं, एक तो स्टेलर कोलैप्स से होता है और दूसरा सुपर मैसिव, बहुत मैस, मतलब सूरज से 1 मिलियन गुना ज्यादा वजन के। तो इंटरस्टेलर का गारगांटुआ वो कैटेगरी में है। तो वो इंटरस्टेलर हुआ। तो आपने पूछा कि ये इवेंट होराइजन टेलीस्कोप रिजल्ट का क्या सिग्निफिकेंस है। तो इंटरस्टेलर में गारगांटुआ का जो सिमुलेशन हमको बताया, क्या बताया कि एक तो ब्लैक होल का आउटलाइन सॉर्ट ऑफ डार्क होके ऐसे स्फेरिकल है, और आप समझे कि उसके इर्द गिर्द ऐसे मटेरियल स्पाइरल होके ब्लैक होल के अंदर जा रहे हैं, लेकिन वो स्पाइरल होने वाला पदार्थ चमकदार है। तो फिर हमको सिर्फ एक ऐसे डिस्क दिखना चाहिए, लेकिन ये ब्लैक होल होने के वजह ये आ, इसके चारों तरफ स्पेस टाइम जो है उसको वो कर्व करता है। ये अब हमको आइंस्टाइन का ग्रेविटेशनल थ्योरी से बताया गया है। ये एक्चुअली ये ग्रेविटेशन को देखने का अलग ही तरीका है। तो ग्रेविटेशन को एक फोर्स समझ के नहीं, लेकिन एक स्पेस टाइम और मैटर के प्रॉपर्टी समझ के बताया जाता है। तो ये अलग तरीका ऐसा है कि स्पेस टाइम में अगर कोई भी पदार्थ हो, मतलब हम हो, आप हो, आपके लैपटॉप हो या आपके मतलब ईयरफोन्स हो, कुछ भी हो, या पृथ्वी हो या सूरज हो, जो भी पदार्थ हो वो स्पेस टाइम पे एक घुमाव बनता है, और ये घुमाव की वजह से बाकी के पदार्थ
चलते हैं, मतलब ये घुमाव बाकी के चलन को डिटरमिन करता है। ये नया थ्योरी था आइंस्टाइन का, और एक्चुअली ये ज़्यादा एक्यूरेट थ्योरी भी है, क्योंकि जो एक्सपेरिमेंटल सबूत आए हुए हैं सब उसको सपोर्ट करता है। तो बात ऐसा है लेकिन कि ये मेरा ईयरफोन या मैं या आप, आपके वजह से जो घुमा होता है वो बहुत बहुत छोटा रहता है, वो हम मेजर नहीं करते, लेकिन वजन का है तो उसका इफेक्ट स्पेस टाइम पे, ये कर्वेचर या घुमाव, उसका हम मेजरमेंट कर सकते हैं। और 1919 में ये किया गया था एक्लिप्स के टाइम पे। उसको मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बताऊंगी क्योंकि किसी और ने बताया हुआ होगा, या लोग पढ़ सकते हैं उसके बारे में। और तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि ब्लैक होल जो है इसका वजन बहुत बड़ा है, सुपरमैसिव ब्लैक होल का और भी बड़ा है, तो इसलिए स्पेस टाइम में उसका घुमाव बहुत बड़ा होता है। तो इस अब हम इसको गारगांटुआ को फिर से इमेजिन करें, तो ये एक ब्लैक होल है, वो काला है, वो दिखता नहीं हमको। उसके इर्द गिर्द में ये पदार्थ है जो स्पाइरल इन करके ब्लैक होल के अंदर जा रहा है, वो चमकदार है। अब क्या होता है कि ये ब्लैक होल का इफेक्ट के वजह से ये घुमाव, वो घुमाव के वजह से ब्लैक होल के पीछे जो चमकदार मटेरियल है उससे रोशनी ऐसे कर्व होके हमको दिखता है। तो इसलिए हमको सिर्फ एक ऐसा डिस्क और उसके बीच में थोड़ा डार्कनेस ऐसे नहीं दिखता है, हमको एक डिस्क और एक क्या बोलते हैं उसको, एक मतलब ऐसे कर्व होके एक एक हैट जैसा शेप टाइप दिखता है, शेप दिखाई हार्ट देते। जैसा। हाँ, तो वो ये स्पेस टाइम के घुमाव के वजह से है। और गारगांटुआ का कंप्यूटर सिमुलेशन इसको दिखाई, क्योंकि उन्होंने आइंस्टाइन का ग्रेविटेशनल थ्योरी सब अपने कंप्यूटर सिमुलेशंस में इम्प्लीमेंट करके ही वो सिमुलेशन बने। तो ये एक प्रिडिक्शन रहा कि अगर एक ब्लैक होल है और वो अक्रीटिंग है, मतलब वो एक सिर्फ एक सिंगल ब्लैक होल ऐसे फ्लोट करते हुए नहीं है, उसके नज़दीक कुछ पदार्थ गया है और ऐसे स्पाइरल होके उसके अंदर गिर रहा है, और इसके वजह से वो पदार्थ एक्सीलरेट होके हीट होके चमकदार बन गया। तो ऐसे हो अगर है सिस्टम, तो हमको ऐसे आकार में दिखेगा, ये हैट शेप आकार में। ये प्रिडिक्शन था। और इन इवेंट होराइजन टेलीस्कोप की इमेज वो प्रिडिक्शन को समर्थन किया। तो ये उसका बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। तो एक तरीके से ये आइंस्टाइन की थ्योरी का और एक सबूत और एक सपोर्ट, इंडिपेंडेंट सपोर्ट। और इन्होंने ये गैलेक्सी को बहुत केयरफुली चूज किया कि उनका टेलीस्कोप कितना शार्प इमेज ले सकता है, उतना शार्पनेस से ये दिखा जाए, ऐसे गैलेक्सी को उन्होंने चूज किया। और वो एक्रीटिंग भी होना चाहिए, नहीं तो उसके इर्द गिर्द में रोशनी चमकदार वाली चीज नहीं रहेगा, तो वो एक्रीटिंग होना चाहिए। तो ऐसे ब्लैक होल, ऐसी गैलेक्सी उन्होंने चूज किया कि अपना चांसेस मैक्सिमम रहे डिटेक्ट करने के लिए। और वो सही निकला, उनका प्रिडिक्शन सही निकला। तो आप ये कह सकते हैं कि उनको जो मिला, बाय द वे वो एक क्लिक करने से नहीं मिला उनको, क्योंकि ये टेलीस्कोप बहुत कॉम्प्लेक्स है। वो डायरेक्टली इमेज नहीं लेता, क्योंकि ये रेडियो फ्रीक्वेंसीज में हम जो टेक्निक इस्तेमाल करते हैं वो डायरेक्टली नहीं लेता है। वो इंजीनियरिंग, अगर आपके ऑडियंस में इंजीनियर्स हैं वो समझ सकते हैं कि वो आसमान का फूरियर ट्रांसफॉर्म को मेजर करता है, और फिर उसको वो फूरियर ट्रांसफॉर्म डेटा को लेके कंप्यूटर में उसका इन्वर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म करना है, फिर हमको इमेज मिलेगा। तो बहुत मेहनत है उसमें,
बहुत बहुत मेहनत है, महीनों का मेहनत है, मतलब बड़ा टीम का महीनों का मेहनत है। एनीवे वो असाइड था कि वो क्लिक, आप जो कह रहे हैं क्लिक, वो एक्चुअली बहुत सारे महीनों महीनों का बहुत मेहनत है जी उसमें। जी तो हाँ, उसके बाद जो मिला उनको, एक तरीके से वो प्रिडिक्शंस के अनुसार ही था। तो आप कह सकते हैं कि बहुत नया चीज नहीं है, लेकिन ये नया है क्योंकि वो जो प्रिडिक्शंस था वो थियोरेटिकल था और के प्रिडिक्शंस था। तो लेकिन ये वास्तव है, ये एक्चुअल ये है। दूसरा ये सिग्निफिकेंस है कि ब्लैक होल के लिए डायरेक्ट सबूत, सबसे सबसे डायरेक्ट सबूत ये है, इससे और जी भी डायरेक्ट सबूत नहीं हो सकता। तो ये इसका दूसरा सिग्निफिकेंस है। तीसरा मैं कहूँगी कि ये जो ये जो एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, तो हमको मालूम है कि ये खोज का तरीका सही है। तो इसलिए हम नॉट ओनली कि ये खोज से ही और भी ज़्यादा डेटा है और उसको वो टीम एनालाइज कर रहे हैं और उसे बहुत बहुत और भी नए अच्छे चीज़ हमको हम जानने वाले हैं। लेकिन ये खोज का तरीका सही है, तो यही तरीका लेके हम अभी इसमें यकीन है हमको कि सही रिजल्ट्स मिल रहे हैं, तो इसको लेके बहुत अभी आगे बढ़ सकते हैं। जी 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 जी। तो मैम एक चीज मैं ये पूछूंगा कि ब्लैक होल के बारे में आपने बताया कि ब्लैक होल जो है वो लाइट को भी अपने अंदर समा लेते हैं और लाइट को भी बाहर नहीं जाने देते। और अभी आइंस्टाइन सर की थ्योरी के बारे में, प्रोफेसर आइंस्टाइन की थ्योरी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह से जनरल रिलेटिविटी के तहत कोई भी चीज बहुत ज्यादा जिसका मास हो उसमें दिखता है कि स्पेस टाइम वहां पर बेंट हुआ है। हालांकि हम में से हर चीज जो है जिसके पास मास है वो स्पेस टाइम को बेंड करता है, पर वो उतना दिखाई नहीं पड़ता है। पर ब्लैक होल के मामले में बहुत ज्यादा दिखाई पड़ता है। तो लाइट जो है वो सीधा एक तरीके से ऐसे कह सकते हैं कि सीधा उसमें चली जाती है, ब्लैक होल में चली जाती है। तो ब्लैक होल जो है जब वो सारा मैटर एब्जॉर्ब कर रहा है, और डुअल नेचर से हम जानते हैं कि रेडिएशन भी मैटर की तरह जो है बिहेव करती है। तो एक मासलेस चीज को जब क्या नाम है हमारा ब्लैक होल, क्योंकि रेस्ट मास जो है लाइट का वो जीरो होता है, तो जब मासलेस चीज को एब्जॉर्ब कर रहा है तो ब्लैक होल एक्चुअल में एब्जॉर्ब क्या कर रहा है? क्या वो लाइट के मास को एब्जॉर्ब कर रहा है या उसकी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा है? किस तरह की चीज हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है? नहीं, लाइट को मैं नहीं कहती कि लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है। लाइट तो लाइट चल रहा है, वो स्पेस टाइम को में ये जो घुमाव है उसके वजह से लाइट हमेशा शॉर्टेस्ट पाथ लेगा। और अगर कोई पदार्थ के वजह से स्पेस टाइम में घुमाव है, हम समझते हैं कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाते हैं, लेकिन ये इसलिए कि हमको हमारे मतलब ऐसे हमारे इर्द गिर्द कुछ बड़ा कर्वेचर नहीं है स्पेस टाइम का, तो इसलिए हम डिटेक्ट नहीं कर पाते कि तो हमको लगता है कि लाइट स्ट्रेट लाइन में जाते हैं। लेकिन अगर ये ऐसे बहुत कर्वेचर स्पेस टाइम में कर्वेचर होके कोई जगह है, वहां पे लाइट वो कर्वेचर को फॉलो करेगी। तो ब्लैक होल के इर्द गिर्द में स्पेस टाइम कर्वेचर बहुत ज्यादा है, तो लाइट भी कर्व होगा। तो ऐसे नहीं कि तो वैसे ट्रैप हो जाएगा वो लाइट, वो स्पेस टाइम कर्वेचर में ट्रैप हो जाएगा। वो लाइट ब्लैक होल के अंदर ऐसे नहीं जाएगा, लेकिन मटेरियल जाएगा अंदर। ओके। इवेंचुअली ऐसे एक्रीटिंग ब्लैक होल जो है गारगांटुआ जैसे, वो सब चीज अंदर जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत
क्योंकि वो इतना गर्म है और प्लाज्मा बन गया है और इतने स्ट्रॉन्ग वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड्स बनते हैं कि उसके वजह से थोड़ा प्लाज्मा बन जाता है और ये मैग्नेटिक फील्ड्स भी ये मटेरियल के साथ ऐसे स्पाइरल होके बहुत ट्विस्ट होके बहुत टाइट हो जाते हैं, तो वो ये थोड़ा बहुत प्लाज्मा को लॉन्च करता है और वो वहाँ से बाहर निकलता है और सारे के सारे गैलेक्सी से भी बाहर निकलने का चांस है। तो लेकिन ये एक प्लाज्मा एमिशन बहुत एक्चुअल में, हाँ, ये जी प्लाज्मा एमिशन एक्चुअल में किस तरह से होता है? क्योंकि ब्लैक होल की भी अगर हम लोग देखें तो एक कोई लिमिट तो होगी कि कितना ये जो है, ये बॉडी जो है वो कितना खा सकती है। एक पर्टिकुलर खाने की उसकी लिमिट भी होगी कि कितना मैटर जो है वो एब्जॉर्ब कर सकती है। देन उसके हाँ बाद कितना मैटर जो है उसके अंदर आ गया है तो उसको उसका यूज कैसे करना है। मैं वो वाले क्वेश्चन पे नहीं जाऊंगा कि ब्लैक होल के अंदर क्या होता है, क्योंकि उस पर तो रिसर्च अभी चालू है, वो तो हमें पता है। बट मैं ये जरूर पूछूंगा कि क्या कोई लिमिट ऐसी हम लोगों ने देखी है कि इस लिमिट तक ब्लैक होल खाएगा, देन उसके बाद वो रिजेक्ट करेगा चीजों को कुछ समय के लिए ही सही, पर क्या हाँ वो ऐसा ऐसा कुछ देखने को मिलता है क्या हम लोगों को? नहीं, ये अब तक कुछ सबूत ऐसा नहीं है। तो जितना भी मतलब ब्लैक होल के अंदर जब मटेरियल जाता है तब उसका मास और भी बढ़ जाता है। तो और भी बड़े और भी बड़ा और भी बड़ा हो जाता है। ऐसे लिमिट तो नहीं है, लेकिन अगर लगातार वो ऐसे एक्रीट करें तो कई लोगों का कहना है कि ऐसे एक्रीटिंग ब्लैक होल्स का लिमिट हो सकता है बहुत ज़्यादा, मतलब 50 बिलियन गुना सूरज से। ऐसे ब्लैक होल्स का लिमिट हो सकता है, ऐसे कई लोगों का थियोरेटिकल प्रिडिक्शन है। लेकिन ये सिर्फ थियोरेटिकल प्रिडिक्शन है, इसका कुछ सबूत नहीं मिला है अभी तक। तो अभी तक कुछ ऐसा लिमिट है, ये हम नहीं जानते ऐसे लिमिट। और तो हाँ, ब्लैक होल के अंदर का हम नहीं रिसर्च कर सकते ना, क्योंकि वहां से कुछ इंफॉर्मेशन बाहर नहीं आ सकता। तो ऐसा रिसर्च नहीं हो सकता, लेकिन थियोरेटिकली लोग स्पेकुलेट करते हैं कि उसके अंदर क्या होता है। कई लोगों जी, का काम है इस अच्छा मैम, लाइसोसोम्स के बारे में जब हम बात करते हैं, सुसाइडल बैग कहते हैं इसे हम सेल का। क्या होता है कि सेल जैसी कुछ लाइसोसोम्स बर्स्ट होते हैं तो सेल को पूरा का पूरा डाइजेस्ट कर जाते हैं। तो अभी आपने बताया कि ब्लैक होल भी जितना खाते हैं उतने ज्यादा बड़े होते जाते हैं, सो उनका साइज जो है वो बढ़ता जाता है। सो कभी कुछ ऐसा होगा कि जो हमारी गैलेक्सी के सेंटर पे ब्लैक होल है, कभी कुछ ऐसा हो सकता है कि वो इतना ज्यादा बड़ा हो जाए कि पूरी गैलेक्सी को ही अपने अंदर एब्जॉर्ब कर ले? क्या कभी कुछ ऐसा होगा कि या किसी और गैलेक्सी में कुछ ऐसा देखा जा सकता है कि ब्लैक होल इतना ज्यादा बड़ा हो जाए कि वो पूरी गैलेक्सी को एब्जॉर्ब करने की मतलब एब्जॉर्ब कर सके पूरी गैलेक्सी को? नहीं, आई मीन मुझे लाइसोसोम के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं है। मैं उसकी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन ये जो सवाल है वो काफ़ी लोग पूछते हैं कि उनके दिमाग में ऐसा रहता है कि ब्लैक होल एक वैक्यूम क्लीनर जैसा है जो सब गैलेक्सी में जाके सब खाएगा। एग्जैक्टली ऐसे नहीं एग्जैक्टली। है। हाँ, ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि हमारे कहकशां के बीच का ब्लैक होल लो, तो उसका साइज आप कैलकुलेट करेंगे तो वो बहुत बहुत छोटा है। हम बड़ा कहते हैं, हम इसको सुपर मैसिव ब्लैक होल कहते हैं, लेकिन गैलेक्सी का साइज और भी बहुत बहुत बड़ा है। तो उसको अगर कंपेयर किया तो ये बहुत ही छोटा है। तो चांस ही नहीं है कि वो ऐसे सब गैलेक्सी सब को सॉल्व करें, ऐसे नहीं है। आप ये समझिए कि अगर सूरज को हम एक ब्लैक होल बने, जैसे कि हम पृथ्वी के बारे में थॉट एक्सपेरिमेंट किया ना, पृथ्वी को दबा दबा के ब्लैक होल बनाना।
अगर सूरज के बारे में हम वही थॉट एक्सपेरिमेंट करेंगे तो ऐसा होगा कि उसका रेडियस एक 3 किलोमीटर होना चाहिए। अगर सूरज के वजन को एक ब्लैक होल बनाना है तो उसका रेडियस एक 3 किलोमीटर, मतलब डायमीटर एक 6 किलोमीटर। तो समझिए कि कल सूरज एक ब्लैक होल बना, हमारे ऊपर क्या असर हो सकता है? ऑब्वियसली सूरज तो सूरज नहीं है, हमको रोशनी नहीं मिलेगी, वो अलग बात है, रोशनी का बात अलग है। लेकिन ग्रेविटेशनल असर क्या हो सकता है? कुछ भी नहीं, जी, कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा, क्योंकि मास क्योंकि तो अभी उतना ही है। यहाँ पे हाँ, और डिस्टेंस भी उतना ही। जी, मास और डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं है। जी, तो डिस्टेंस किसका डिस्टेंस ना, उनका वो जो वजनदार चीज है उसके सेंटर से यहाँ तक क्या डिस्टेंस है, और वो चीज का वजन क्या है, ये दोनों फैक्टर्स हैं जिस पर ग्रेविटेशनल फोर्स निर्भर है। तो वो सूरज हो या ब्लैक होल हो, कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि वजन उतना ही और डिस्टेंस उतना ही। जी, 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 तो जी, हाँ, तो वैसे देखें तो सोलर सिस्टम अब अगर हम देखें तो ज्यादातर ज्यादा खाली जगह ही है ना। सूरज का दूर बहुत है यहाँ से। वैसे ही गैलेक्सी में भी हमारा सारा कहकशां आप देखें तो ज्यादा से ज्यादा खाली जगह ही है। ये जयंत मूर्ति के लेक्चर से भी शायद पता चला आपको। तो अ, ये जो केंद्र है कहकशां का वो बहुत ही दूर है। सारे के सारे गैलेक्सी आप लें तो जो बहुत नजदीक जाएगा, जो केंद्र की वो रीजन में जाएगा, वो चीज स्पाइरल होके इवेंचुअली ब्लैक होल के अंदर जाएगा जरूर। जी, लेकिन ज्यादा से ज्यादा सितारे वगैरह बहुत दूर हैं ब्लैक होल से। जी। तो एक आखिरी सवाल लेंगे इस पार्ट का, और उसके बाद अगले पार्ट पर बढ़ेंगे। सबसे लास्ट में मैं सवाल लेना चाहूंगा, व्हाट हैपेंस व्हेन टू ब्लैक होल्स कोलाइड? अगर दो ब्लैक होल आपस में टकरा जाए तब क्या होगा? अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि जो हमारे जो गैलेक्टिक सेंटर पर सुपर मैसिव ब्लैक होल्स है, वो एक दूसरे पे टकराने से जो है वो उनका साइज जो है वो बड़ा हो गया। तो क्या ब्लैक होल्स के टकराने पे जो है वो क्या कुछ चीजें हमको देखने को मिल सकती हैं? लाइक अभी 2018 की बात है शायद, कि दो न्यूट्रॉन स्टार आपस में कोलाइड करे थे, तो उससे बहुत ज्यादा ग्रेविटेशनल वेव्स जो है वो बहुत निकली थी। तो दो ब्लैक होल्स अगर आपस में कोलाइड करते हैं, तो क्योंकि अब हम अपने इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जर्व कर सकते हैं, सो क्या कुछ चीजें हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगा, और क्या चीजें हो सकती है दो ब्लैक होल्स के कोलाइड करने में? हाँ, तो कोलाइड तो होते हैं, और यूजुअली ऐसा होता है कायनात में कि कई हर एक चीज का कुछ सॉर्ट ऑफ डायरेक्शन और कुछ स्पिन रहता है। तो अगर दो चीजें ऐसे नजदीक आते हैं तो उनका एब्सोल्यूट डायरेक्टली ऐसे कोलिजन होने के चांस बहुत कम है। तो यूजुअली वो इसका ऐसे रहता है, इसका ऐसे कुछ वेलोसिटी रहता है, तो वो नजदीक आते हैं तो एक से एक ऐसे स्पाइरल होके फिर धीरे धीरे नजदीक होके फिर मर्ज हो जाएंगे। तो दो ब्लैक होल्स भी ऐसे ही करेंगे। तो टकराते होते हैं, मर्जर्स होते ही हैं। और जब ऐसे ब्लैक होल्स
नज़दीक आएंगे तो उनके मैसेज बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए स्पेस टाइम को ही वो हिलाते हैं। तो ये हिलाने के वजह से ग्रेविटेशनल मतलब ग्रेविटेशनल वेव्स वही हैं जो स्पेस टाइम हिलाने से उत्पन्न होते हैं। और यही आपने कहा कि हम आजकल उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट वो इंस्ट्रूमेंट से लाइगो कहते हैं उसको, जी जी। जो पहला डिटेक्शन हुआ वो दो ब्लैक होल्स का मर्जर था 2015 में। जो पहला 2015 में। डिस्कवरी हुआ वो दो ब्लैक होल्स का ही मर्जर था बाय चांस। आई मीन वो कुछ भी हो सकता है, वो ब्लैक होल्स हो सकता था, न्यूट्रॉन स्टार्स हो सकता था, या एक ब्लैक होल और एक न्यूट्रॉन स्टार भी हो सकता था। लेकिन बाय चांस उनका पहला डिस्कवरी था दो ब्लैक होल्स का कोलिजन। तो ऐसे ब्लैक होल्स ऐसे नज़दीक आके धीरे धीरे स्पाइरल होके होके फिर मर्ज हो जाते हैं, फिर एक ब्लैक होल बन जाते हैं। तो अल्टीमेटली आउट एंड प्रोडक्ट ये है कि दो ब्लैक होल्स मर्ज होके एक ब्लैक होल हो जाता है। तो एक एक ब्लैक होल का जितना वजन था उसका सम टोटल रफली स्पीकिंग वो नया वाला ब्लैक होल का होता है, बट नॉट एग्जैक्टली, क्योंकि ये ग्रेविटेशनल वेव्स जो उत्पन्न होते हैं उनमें थोड़ा मास का एनर्जी को कन्वर्ट होते उनमें थोड़ा मास जाता है। तो ये a प्लस बी जो है वो सी नहीं, फुल्ली सी नहीं देता, सी विद सम माइनस। तो a प्लस बी माइनस समथिंग वो सी का वजन हो जाता है, और बाकी का वो मास एनर्जी में डिसिपेट होके ग्रेविटेशनल वेव्स होके बाहर निकलते हैं। और आजकल हम उसको डिटेक्ट करने का हमारे पास कैपेबिलिटी है। लेकिन ये जो ग्रेविटेशनल वेव ऑब्जर्वेटरी है उसका एक रेंज होता है। मतलब जो भी ब्लैक होल मर्जर हो उसको वो डिटेक्ट नहीं कर सकेंगे। वो ब्लैक होल का मास का रेंज रहता है। तो ये जो सुपरमैसिव ब्लैक होल्स के बारे में मैं बताई, जैसे गारगांटुआ है, और जैसे हमारे कहकशां के बीच में है, और जैसे बहुत सारे गैलेक्सीज में है, और जो वो इवेंट होराइजन टेलीस्कोप ने इमेज सिलुएट ब्लैक होल सिलुएट का इमेज लिया, ये सब ब्लैक होल जो सुपरमैसिव हैं उनका कोलिजन ये इंस्ट्रूमेंट नहीं दिख पाएगा, क्योंकि वो उसका ग्रेविटेशनल वेव्स का फ्रीक्वेंसी वो इंस्ट्रूमेंट का बाहर है। तो उसको डिटेक्ट करने के लिए एक नया इंस्ट्रूमेंट बन रहा है, और वो स्पेस में रहेगा, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है उसको दो मतलब दो पीसेस ऑफ इक्विपमेंट थोड़ा दूर रहने की ज़रूरत है। अभी जो है वो यूएस में दो है और एक यूरोप में, और ज़्यादा कुछ अलग अलग देशों में बन रहा है, लेकिन पृथ्वी को सीमित है, तो इसलिए उनका फ्रीक्वेंसी रेंज भी सीमित है। सुपरमैसिव ब्लैक होल्स का मर्जर अगर हम डिटेक्ट करना चाहते हैं तो स्पेस में जाके बहुत दूर दूर इन दोनों को रख के इंस्ट्रूमेंट्स को वैसे डिटेक्ट हो जाएगा। जी जी लेकिन प्लान्स हैं। जी। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो यहाँ पर काफी इंटरेस्टिंग नोट पर जो है वो यहाँ समाप्त होता है। और फर्स्ट पार्ट के काफी सारे क्वेश्चंस जो हैं, हमने मैम के रिसर्च के बारे में जाना, और रिसर्च के बारे में जानने के बाद हम लोगों ने ये भी जाना कि किस तरह से सुपरमैसिव ब्लैक होल्स जो हैं वो क्या गैलेक्सी को खा सकते हैं कि नहीं खा सकते। तो ये सारी बातें हम लोगों ने जानी हैं, और होपफुली आप लोगों के काफी सारे डाउट्स जो हैं वो अब क्लियर हुए होंगे।